नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। DSSB TGT PGT हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे TGT हिंदी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो कि 5/9/2021 का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है भाई, फीमेल का। और क्योंकि पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। पिछले सालों के प्रश्न पत्र हमारी तैयारी में एक रामबाण सिद्ध होते हैं। इसीलिए हम साथ साथ पिछले सालों में जितने भी प्रश्न पत्र पूछे गए हैं सभी को करते हुए अब हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास भी करते हुए चलेंगे। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज होता है। सफलता का राज क्या होता है? निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ हम बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। केवल 200 नंबर का प्रश्न पत्र होता है भाई। केवल हम हिंदी से संबंधित, हिंदी साहित्य से संबंधित 100 प्रश्नों को ही करते हैं, तो देख लेते हैं। और जो 100 नंबर होता है वो जनरल पार्ट का होता है, उनको हम अपने जो इसमें नहीं करते। तो बाद में जब अगर परीक्षा के पास अगर आप करना चाहो तो हम जो है जनरल के भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना किस प्रकार से आपको जनरल के हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को करना है, या जो है अपनी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है हिंदी व्याकरण संबंधी, तो आप कर सकते हो। तो केवल हम साहित्य से संबंधित ही प्रश्नों को करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। किसकी कविता में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों के लक्षण पाए जाते हैं? तीनों वादों के लक्षण किसकी कविता में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। इन तीनों, जो छायावाद रहा है, प्रगतिवाद रहा है और प्रयोगवाद, तीनों कालों की जो विशेषताएं हैं किसकी कविता में पाई जाती है, ये आंसर आपके सामने ही है, शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर आपको बताना है कौन से सप्तक के कवि माने जाते हैं। ये प्रयोगवाद के अंतर्गत आते हैं, दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। और अन्य जब हम बात करें तो शमशेर बहादुर का जन्म भी कई बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा लेखक है जिनका जन्म 1911 में नहीं हुआ या हुआ है? तो इस प्रकार से 1911 जो रहा है, इनका जन्म रहा है 13 जनवरी 1911 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1993 ईस्वी में। इस प्रकार से आप इनके संबंध में और अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट कवि रहे हैं तार सप्तक के ये कवि। और दूसरे तार सप्तक के प्रथम तार सप्तक 1943 में आया, तो दूसरा तार सप्तक 1949 में आया। और दूसरे तार सप्तक के में शमशेर बहादुर के अलावा और कौन अन्य कवि शामिल हैं? उनमें है भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला कुमार माथुर, हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता, रघुवीर साहे और धर्मवीर भारती। ये 7 कवि जो हैं दूसरे तार सप्तक में शमशेर बहादुर के अलावा अन्य जो शामिल रहे हैं। अगर एक प्रश्नों को आप पढ़ते जाओगे और बार बार रिवीजन करते हुए तथ्यों को चले गए तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2। आकाशद्वीप और पुरस्कार किस कहानीकार की रचनाएं हैं? आकाशद्वीप और पुरस्कार, ये 2 कहानियाँ किस लेखक की है, ये पूछा हुआ है। तो आप सभी को पता है आकाशद्वीप प्रसिद्ध कहानी रही है जयशंकर प्रसाद की, पुरस्कार भी। और जयशंकर प्रसाद वैसे तो जो है नाटकों के लिए अधिक प्रसिद्ध रहे हैं। इनके प्रसिद्ध जो नाटक रहे हैं वे कौन कौन से रहे हैं? जैसे कि चंद्रगुप्त भी आपने पढ़ा होगा, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, राजश्री, अजातशत्रु, ये सभी नाटक जो है जयशंकर प्रसाद के हैं। उसके बाद बात करें रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन माने गए हैं? रीतिकाल के कवियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आपको पता ही है, अभी हम रीतिकाल को ही कर रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में हम प्रश्न उत्तरों का भी अभ्यास करना नहीं छोड़ेंगे। साथ साथ पिछले सालों के प्रश्न पत्र और व्याख्या सहित हिंदी साहित्य के सभी प्रश्नों को भी हमें करते हुए चलना है। तो कंटेंट को निरंतरता के साथ आगे बढ़ाते हुए हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो रीतिबद्ध कवि जो है, मैंने आपको बताया था कि रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त 3 श्रेणियों में बांटा गया है रीतिकाल के कवियों को। तो इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन है?
तो केशवदास जी, आचार्य केशवदास जी इनमें से रीतिबद्ध कवि है। मैंने आपको तभी भी बताया था, इस प्रकार से इन तीनों श्रेणियों के कवियों को इस प्रकार से पूछा जाता है परीक्षा में कि इनमें से रीतिबद्ध कवि कौन है, रीतिसिद्ध कवि कौन है, रीतिमुक्त कवि है कौन है। तो अलग अलग श्रेणियों के कवियों को आपको अलग अलग जो है याद, अगर आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। तो घनानंद रीतिमुक्त कवि है और आलम भी रीतिमुक्त कवि है। ये घनानंद बोदा, आलम ठाकुर 4 रीतिमुक्त कवि रहे हैं। और रहे बिहारी जी जो है आपको पता है प्रसिद्ध रीतिसिद्ध कवि रहे हैं, प्रसिद्ध रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 4, अवधी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। अवधी भाषा का अन्य नाम पूछा हुआ है तो कोशली नाम से जाना जाता है। पूर्वी हिंदी से निकली है अवधी, तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की निकलने वाली कौन सी भाषा कौन सी नहीं है, तो आपको याद रखना है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। जो अवधी का दूसरा अन्य नाम जो है वो कोशली है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 5, हिंदी गल्पमाला मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई। तो हिंदी गल्पमाला जो है मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई, काशी से प्रकाशित हुई, ये आपको पता है। तो काशी से ये प्रकाशित हुई, तो इस और किस सन में हुई, कई बार सन भी पूछ लिया जाता है। तो 1918 में ये काशी से प्रकाशित की गई। और अगर एक बात और देखें तो इस पत्रिका में जो इस हिंदी मासिक इस पत्र में जो है जयशंकर प्रसाद की तो रचनाएं छपती ही थी, साथ ही और अन्य जो साहित्यकारों की भी रचनाएं छपने लगी, जैसे कि इलाचंद्र जोशी, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव आदि की जो लेखकों की कहानियाँ जो है इसी पत्रिका में इसी पत्र में छपने लगी थी। और हिंदी गल्पमाला जो है जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएं होती थी वो उसमें हिंदी गल्पमाला में छपती थी। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद की मतलब कौन सी पत्र में जो ये रचनाएं छपती थी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है। तो प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार माना जाता है साम्यवाद। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 7, इंदुमती किस विधा की रचना है। आपको पता है कहानी है इंदुमती एक किशोरी लाल गोस्वामी आप देख लेना, ये आपको पता ही है। और इसका जो समय रहा 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में ये छपती थी, निकलती थी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8, कवि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। तो कवि कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, कई बार पूछा जाता है। तो 2005 में कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता है सुमित्रानंदन पंत को चितंबरा पर मिला। लेकिन 1982 के बाद जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने लगे तो संपूर्ण साहित्य में दिया जाने लगा, पहले जो है रचनाओं पर दिया जाता था। रामचरितमानस किस भाषा की रचना है। तो आपको पता ही है रामचरितमानस जो है अवधी भाषा की रचना है और तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं रही है। तुलसीदास जी की कुछ रचनाएं जो है अवधी भाषा की है तो कुछ ब्रज भाषा की है, मैंने ट्रिक के साथ आपको करा रखा है। तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की अवधी भाषा का महाकाव्य है माना जाता है और इसमें 7 कांड है। बढ़ते हैं आगे, इनमें से कौन प्रगतिवाद धारा के कवि नहीं हैं। इनमें से कौन प्रगतिवादी धारा के कवि नहीं है ये पूछा हुआ है। तो अयोध्या सिंह हरियोत जी हैं, प्रगतिवाद धारा के कवि नहीं माने जाते। तो ये एक द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं जिन्होंने प्रिय प्रवास लिखा द्विवेदी युग के कवि माने गए हैं। अयोध्या सिंह हरियोत जिन्होंने जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास की रचना भी की है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 1 सेकेंड भाई, प्रश्न संख्या 11, मनोविश्लेषणवादी कवि किसे माना जाता है। तो इनमें से मनोविश्लेषणवादी कवि जो है
अज्ञे जी को माना जाता है। अज्ञे जी के अलावा इलाचंद्र जोशी और जैनेंद्र भी मनोविश्लेषणवादी कवियों में शामिल है। उसके बाद बात करें आगे, धातु सेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो धातु सेन जो है प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर क्या है? तो एक कविता है भारतेंदु कृत प्रेम सरोवर। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 14, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? तो विचारात्मक निबंधों में हमें समास शैली का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी निबंध का उत्कृष्ट काल क्या है? तो भारतेंदु युग जो है हिंदी निबंध युग का उत्कृष्ट काल माना जाता है। निबंधों को भारतेंदु के नाम से ही विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग, भारतेंदु पूर्व के निबंध, भारतेंदु युगीन निबंध, भारतेंदु तर युग जो है निबंध। इस प्रकार से निबंधों को भारतेंदु युग के ही नाम से विभाजित किया गया है। आदिकाल कविता का प्रधान रस कौन सा है? तो वीर रस जो रहा है आदिकालीन कविता का प्रधान रस माना जाता है। जैसे कि हमने पढ़े थे पृथ्वीराज रासो, रासो साहित्य में जो अधिकतर रचनाएं जो है वीर रस से भरी हुई लिखी है। तो रासो साहित्य आदिकाल में जो है प्रमुख साहित्य माना गया है। तो उन्हीं के आधार पर जो पूर्ण संपूर्ण आदिकालीन का प्रधान रस जो है वीर रस को ही माना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ये पूछा जाता है कि भक्ति काल के अंतर्गत जो हमें कौन सा रस, भक्ति काल में हमें कौन सा रस देखने को मिलता है? तो शांत रस हमें मिलता है, लेकिन आदिकाल में जो है वीर रस हमें मिलता है। उसके बाद बात करें आगे, गुलरा के बाबा कहानी के लेखक कौन है? तो मार्कंडेय जो है गुलरा के बाबा कहानी के लेखक माने गए हैं। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? तो प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा रही है 1936 से 1943। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19, शुद्ध कविता की खोज 1956 रचना किसकी है? तो शुद्ध कविता की खोज प्रमुख रचना है 1956 में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। पद्मावत किसकी रचना है? तो जयसी की रचना रही है। पद्मावत प्रसिद्ध महाकाव्य माना गया है जयसी का। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 20-20 प्रश्नों का सेट है भाई, D.Ed+B में 20-20 प्रश्न का सेट बन करके आते हैं। इस प्रकार से हम देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, हिंदी के किस कवि ने मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखी है? आपको पता ही है नागार्जुन ने जो है हिंदी में मैथिली में यात्री नाम से रचनाएं लिखी है। नागार्जुन की जो एक रचना है 1952 में जो लिखा इन्होंने बलचनामा, तो ये इनका एक आंचलिक उपन्यास है। लेकिन इस उपन्यास को इन्होंने जो है इस उपन्यास को प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया, क्योंकि इसमें कुछ अंचल विशेष की कमी होने के कारण इसे प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना गया। लेकिन 1954 में लिखा गया फणीश्वर नाथ रेणु का जो है प्रथम आंचलिक उपन्यास माना गया। उसके बाद बात करें अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दंतों का स्पर्श करती है? तो किस वर्ण के उच्चारण में जो है जीवा जो हमारे दांतों को स्पर्श करती है? तो आप उच्चारण करके देख सकते हो, सही आंसर हो जाएगा हमारा तय। देवनागरी अंक कितने होते हैं? तो देवनागरी अंक जो होते हैं हमारे 9 अंक होते हैं देवनागरी के। बढ़ते हैं आगे, 1 से लेकर 9 तक बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4, ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ जो है ए स्वर का उच्चारण स्थान रहा है। अलग अलग स्वरों के उच्चारण स्थान अलग अलग होते हैं। तो स्वर से संबंधित भी मैंने एक टॉपिक व्याकरण के अंतर्गत कराया हुआ है, आप जो है समझ सकते हो। वे स्वर उनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं संधि स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो उन्हें हम संधि स्वर कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है। एक होता है अक्षय, एक होता है हमारा त्रय, और एक होता है ज्ञ, और एक होता है
श्रय। ये जो हमारे 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, तो मैंने आपको करा रखा है। तो बढ़ते हैं आगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर पूरी तरह से एक एक जो उसको समझाने लगे। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7। कुटिल लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो कुटिल लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। अंतर्वेदी किस भाषा का नाम है? तो ब्रज भाषा का नाम है अंतर्वेदी। ऊपर हमने पढ़ा था अवधी का दूसरा नाम, तो वो है कोशली। और यहाँ पर पूछा हुआ है अंतर्वेदी यानी ब्रज भाषा का अगर दूसरा अन्य नाम पूछ लिया जाए, तो दोनों प्रश्न आए हुए हैं। तो कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है पढ़ते वक्त एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। मैंने सभी पॉइंटों को इंक्लूड कराया हुआ है। तो और जब हम प्रश्नों की बार बार रिवीजन करेंगे, तो आपके सामने जब इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, तो हम बार बार रिवीजन करते हुए चलेंगे, ताकि इनसे संबंधित एक दो भी प्रश्न अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको लाभ मिले। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 प्रकार के होते हैं। अगर बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन छायावाद के प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है? तो छायावाद कवियों में इनमें से कौन प्रसिद्ध नहीं है? आपको पता ही है छायावाद के 4 स्तंभ जो रहे हैं प्रसिद्ध कवियों में, वे है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और एक है सुमित्रा नंदन पंत जी। ये आपको पता ही है। तो जो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है, ये एक राष्ट्रवादी काव्यधारा की कवित्री रही है, तो ये छायावाद कवियों में शामिल नहीं है। उसके बाद बात करें आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1918 में हुई। 4 मई 1918 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। अर्धनागरी किस लिपि से विकसित हुई? तो अर्धनागरी जो है कुटिल लिपि से जो है विकसित मानी जाती है। उसके बाद बात करें, लिपियों से संबंधित भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि भाषा विज्ञान से संबंधित भी कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो हमें भाषा विज्ञान को भी बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या 13। कामायनी किस प्रकार की रचना है? तो कामायनी एक महाकाव्य है जयशंकर प्रसाद का। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 14। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको पता ही है कबीरदास की जो रचनाओं का संग्रह है, जिसमें कि शाके, शबद और रमैनी तीनों रचनाएं संग्रहित की गई है, वो बीजक नाम से परिचित है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 15। किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो कवि सम्राट के नाम से जाने वाला जो विद्वान रहा है द्विवेदी युग का, अभी हमने हाल ही में पढ़ा था, जिन्होंने प्रिय प्रवास नामक खड़ी बोली में महाकाव्य लिखा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। विद्यापति मूलतः किस भाषा के कवि है? तो मैथिली भाषा के कवि रहे हैं विद्यापति। और कई बार पूछा जाता है विद्यापति जो है एक शैव थे, शैव माने है विद्यापति, जिन्होंने पदावली की भी रचना की है मैथिली भाषा में। इनकी एकमात्र पदावली की रचना इतनी प्रसिद्ध हुई है, वे जो इसी रचना के कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली है। विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में हुई है, और कीर्तिलता और कीर्ति पताका इन्होंने अवहट भाषा में लिखी। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 17। प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी कब बनी? तो प्राचीन देवनागरी लिपि जो है वर्तमान नागरी कब बनी? तो 12वीं शताब्दी में प्राचीन देवनागरी वर्तमान नागरी बनी। उसके बाद बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है ये पूछा हुआ है, तो कन्नौजी, ब्रज और बुंदेली तीनों की तीनों जो ये बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन बघेली नहीं आती। तो मैंने आपको बताया था अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी,
जो ये 3 बोलियां हैं ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है या पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। तो इन तीनों पूर्वी हिंदी बोली को आपको ध्यान रखना है, बार बार रिवाइज कर लेना है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, क्योंकि एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इनमें से हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी गई है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 20 पर गतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो हिंदी पर गतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ 1936 ईस्वी में, कई बार समय भी पूछ लिया जाता है, तो इसके अध्यक्ष प्रेमचंद जी माने जाते हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या, हमारे प्रश्न आ गया हमारा, आगे देख लेते हैं। अगले जो पार्ट है हमारा 20 नंबर का तीसरा पार्ट होगा, ये सेक्शन तीसरा है, ये लिटरेचर का जो सब्जेक्टिव है। तो उसमें देख लेते हैं, विद्वान लोग उस समय सदुपयोग करते हैं वाक्य में रेखांकित पद का रूप में कौन सा है। तो एक सेकंड भाई, इसमें हम देख लेते हैं। विद्वान लोग समय का सदुपयोग करते हैं, तो वाक्य में जो रेखांकित पद है वो, उसमें क्या पूछा हुआ है, पद का रूप कौन सा है। तो इसमें जो गुणवाचक विशेषण दिया गया है कि विद्वान लोग जो है समय का सदुपयोग करते हैं, तो इसमें जो ये पद दिया गया है तो गुणवाचक विशेषण का माना गया है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारा जो दूसरे नंबर का प्रश्न है, ये महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो महिमा में जो है ईमा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मनोगत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो मन प्लस गत जो है मनोगत का संधि विच्छेद हो जाएगा। संहार शब्द का उपसर्ग बताइए। तो सम प्लस आहार होता है, तो सम हो जाएगा उपसर्ग। उसके बाद बात करें आगे, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है वे क्या कहलाती है। संज्ञा विशेषण से बनने वाली जो धातु है नाम धातु कहलाती है, आपको पता ही है। तो हिंदी व्याकरण से संबंधित आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल ईमानदारी से और ध्यान से समझते हुए चीज़ों को करना है, ताकि आपके प्रश्न एक जो है बिल्कुल भी गलत ना हो। तो प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है। तो कौन सी शब्द शक्ति होती है, एक सेकंड भाई, वाली शक्ति को क्या कहते हैं। प्रत्येक शब्द से निकलने वाले अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं, ये पूछा हुआ है। तो वे शब्द शक्तियाँ होती हैं। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती है, और इनके भी अलग अलग जो है, अभिधा के अलग भेद होते हैं, लक्षणा के अलग, व्यंजना के अलग। ये काव्य शास्त्र के अंतर्गत जब हम शब्द शक्तियों को पढ़ेंगे तो एक एक को आराम से ध्यान से समझ लेंगे। देख लेते हैं प्रश्न संख्या आगे, शब्द के सामान्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्तियों को क्या कहते हैं। जो शब्द का सामान्य अर्थ बोध कराए वो शक्ति होती है हमारी अभिधा शब्द शक्ति। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के आपको पता ही है 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। पढ़ते हैं आगे, रूढ़ और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति से संबंध है। तो रूढ़ और प्रयोजनवती जो है किस शब्द शक्ति से संबंध है। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं, रूढ़ और प्रयोजनवती। मैंने आपको बताया था इनमें के भी अलग अलग भेद होते हैं, तो इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इनको हमने शब्द शक्तियों का पूरा का पूरा एक जो है टॉपिक को कर लेना है। काव्य शास्त्र को करेंगे हम, अच्छी तरह से समझ लेंगे। देख लेते हैं, डाकिया शब्द का बहुवचन बताइए। तो डाकिया शब्द का बहुवचन हो जाएगा डाकिये। उसके बाद किस उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में हुआ। तो प्रति उपसर्ग का जो प्रतिकूल शब्द में जो है प्रति प्लस कूल हो जाएगा, तो प्रति उपसर्ग लग गया। बढ़ते हैं आगे, हरि घर में है वाक्य में कारक का प्रयोग हुआ है। तो हरि घर में है, कर्ता ने करण को जो ये अधिकरण का जो इसमें प्रयोग किया हुआ है, कारक का अधिकरण कारक तो में आया हुआ है। तो इनसे हम पहचान कर सकते हैं किसी के अंदर जो में है
घर में जो हरि घर में है तो अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। उसके बाद बात करें निराकरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो निर का इसमें प्रयोग हुआ है उपसर्ग का, निर प्लस आकरण, तो इसमें जो है निर शब्द निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है निराकरण में। प्रश्न संख्या आगे देख लेते हैं। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना हो, वह कौन सा वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना हो, वह कौन सा वाक्य है, तो इसमें जो है मिश्र वाक्य दिया हुआ है, तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसने आ गया, तो इसमें हमारा जो हो जाएगा मिश्र वाक्य, दो वाक्यों को मिलाया गया है। तो देख लेते हैं आगे। गाय दूध देती है वाक्य का प्रयोग बताइए, तो गाय दूध देती है वाक्य में जो है बिल्कुल सरल वाक्य है, इसमें ना ही और का प्रयोग है, न जिसने, न लेकिन, न किंतु, न परंतु, किसी अन्य जो दो वाक्यों को नहीं मिलाया गया, नहीं जोड़ा गया, तो ये एक सरल वाक्य है। उसके बाद बात करें आप शब्द किस सर्वनाम का बोध कराता है, तो आप जो है निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। मैं अपने आप कर लूँगा, जैसे स्वयं कर लूँगा, तो ये जो हो गया निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 17। अभिधा और लक्षणा के समार्थ हो जाने पर अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति से शब्द का अर्थ लिया गया हो वह कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर जिस शब्द शक्ति का जो अर्थ लिया जाता है वह जो शब्द शक्ति होती है वो एक व्यंजना शब्द शक्ति होती है। शब्द शक्तियों से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि टीजीटी हिंदी के अंतर्गत काव्य शास्त्र का कम महत्व है, तो आप लोगों को काव्य शास्त्र को पढ़ना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है शब्द शक्ति, तो आपको आप देख ही रहे होंगे। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये टीजीटी हिंदी का 2021 में पूछा गया प्रश्न पत्र है, तो इसलिए आप लोगों को काव्य शास्त्र पे भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए प्रश्नों को करना है, क्योंकि कहीं पूरे हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत जैसे कि काव्यखंड, गद्यखंड, भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर एक टॉपिक को आपको बिल्कुल निरंतरता के साथ अब बार बार प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करते हुए करना है। तो देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है, तो श्लेष एक जो है शब्दालंकार है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 19। विशेषण शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता, तो कारक जो है विशेषण शब्द के पद परिचय में नहीं बतलाया जाता। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या 20। अंकुरित शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो अंकुरित शब्द में जो है इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, अंकुर प्लस इत, अंकुरित। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं हम चौथे सेक्शन पर आ गए भाई। तो चौथे सेक्शन में देखेंगे दिए गए विकल्पों में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी या किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके। ये भाषा विज्ञान से ही हिंदी की संवैधानिक स्थिति से आने वाला जो टॉपिक है उसमें से लिया गया है। तो हर एक जो हमें भाषा विज्ञान को भी बिल्कुल समझते हुए करना है, क्योंकि हमारा पिछले सालों के प्रश्न पत्रों का करने का उद्देश्य यही है कि हमें ये समझना है कि प्रश्न पूछे कहाँ से गए हैं, किस किस टॉपिक से अधिक प्रश्न लिए गए हैं, ताकि उन टॉपिकों को हम बिल्कुल अच्छे से और बार बार अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य का राज्यपाल। बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी राजभाषाएं हैं, तो भारतीय संविधान की जो है वर्तमान में 22 राजभाषाएं मानी जाती है। सबसे पहले अगर बात करें तो शुरुआत में जो है 14 भाषाएं थी, मात्र 14 भाषाओं को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में, फिर एक और जोड़ दी गई थी सिंधी को। उसके बाद जो है 3 भाषाओं को और जोड़ा गया, मैथिली, कोंकणी और नेपाली। एक सेकेंड भाई, मैथिली नहीं भाई, तीसरे नंबर पर जब 3 भाषाओं को जोड़ा गया उनमें नमक से हमने याद किया था
कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 को जोड़ दिया गया है। उसके बाद जो अंतिम संशोधन हुआ उसमें 4 भाषाओं को और जोड़ा गया। इस प्रकार से कुल 22 भाषाएँ हो गई। और बाद के जो 4 भाषाएँ थी वे थी मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। इस प्रकार से हमें बार बार रिवाइज करते हुए याद कर लेना है। तो भाषाओं से संबंधित भी मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से डिटेल से करा रखा है। और हम प्रश्न उत्तरों का भी और जो दोबारा से रिवीजन भी हम कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी समय पहले मैंने आपको करा दिया था। उसके बाद बात करें कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर सर्वाधिक प्रयुक्त अर्थ बताइए। तो कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर जो है इसमें सर्वाधिक प्रयुक्त अर्थ हो जाएगा। परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे तो चलती रहती है। जीवन में का ये एक नियम है कि हर समय एक जैसा नहीं रहता, तो परिस्थितियाँ बदलती रहती है। तो अपनी मेहनत पर विश्वास करते हुए आपको लगे रहना है। तो परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। देख लेते हैं प्रश्न संख्या आगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? कश्मीरी, सिंधी, नेपाली, तीनों भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। उन 22 भाषाओं में शामिल की गई है, लेकिन अंग्रेजी भाषा को अभी तक भी शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद बात करें आगे, अंधे के आगे रोने की अर्थ बताइए। तो अंधे के आगे जो रोना होता है वो होता है व्यर्थ प्रयत्न करना। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। एक सेकंड भाई। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो रूढ़ा और प्रयोजनवती की शब्द शक्ति के भेद है। अभी हमने पढ़ा है, ये शायद प्रश्न दोबारा से आ गया था। लक्षणा शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं, रिपीट हो गया शायद प्रश्न। धरती ने खिलाए है जलवंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, लाल लाल शब्द जो है पंक्ति में दो बार रिपीट हुआ है, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार इसमें दर्शाया गया है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या, भारत के संविधान के किस भाग के 4 अध्याय में राजभाषा संबंधित प्रावधान है? तो भारत के संविधान के किस भाग में 4 अध्याय में राजभाषा संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो वो है 70वें संविधान में। पढ़ते हैं आगे। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो फिर शब्द शक्तियों से काफ़ी सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं भाई। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक से केवल एक ही प्रश्न पूछा जाता है। अगर DTET+ भी जब प्रश्न बनाने लगते हैं तो एक टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न भी निकाल सकते हैं। तो हर एक टॉपिक को आपको बिल्कुल गहराई से समझना है। तो 6 भेद बताए गए हैं लक्षणा शब्द शक्ति के। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या आगे, अरहर की टट्टी गुजरात ताला का सर्वाधिक उपयुक्त क्या हो जाएगा? तो सामान्य वस्तु की बहुत बड़ी हिफाजत करना जो हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए? तो केवल उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका लगाने के लिए केवल जो है याचिका को अंग्रेजी भाषा में लिखा जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय में बताया गया भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम जो है 1963 में पारित हुआ। पत्थर पर घास जमाना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। यानी कि मुहावरों से संबंधित भी जो है प्रश्न अधिक पूछे गए हैं। तो लोकोक्ति और मुहावरों पर भी आपको ध्यान देना है, ना होने वाले कार्य को करना। तो उसके बाद बात करें आगे, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जो है भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न संख्या, जबरा मारे रोने ना दे, जबरा मारे रोने ना दे सर्वाधिक प्रयुक्त अर्थ बताइए। ताकतवर का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। यानी कि जो जिसमें ज़्यादा जोर होता है वो मारे, वो यानी कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति अगर मार रहा है किसी को तो वो उसको रोने भी नहीं देता,
उसका जो अर्थ होता है ये यही निकलता है कि जो ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं, जो ज़्यादा ताकतवर जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, किसी गरीब पर अत्याचार कर रहा है, तो वो गरीब बेचारा वो बोल भी नहीं सकता, कुछ उसके जो विरोध में कर भी नहीं सकता। तो ताकतवर का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या। लेकिन आजकल तो हमारे संविधान और जो जनता इतनी जागरूक हो गई है तो कोई किसी का अत्याचार नहीं सहता। तो इस बात को आपको देख लेना है। तो वो लोकोक्ति बनाई हुई थी, मुहावरे का हमने अर्थ बताया। कोई विशेष इस प्रकार से मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती कि देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16। अंधेरे घर का चिराग का अर्थ बताइए। तो अंधेरे घर का चिराग क्या अर्थ क्या हो जाएगा? इकलौता पुत्र। हम कहते हैं ना ये अंधेरे घर का चिराग है, तो वो हो जाएगा इकलौता पुत्र। केवल एक ही पुत्र है घर में, उसके अलावा दूसरा अन्य कोई पुत्र नहीं है। दो आँख से देखने का सर्वाधिक प्रयोग बताइए। देखो मुहावरे और लोकोक्तियों से कितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। भेदभाव करना। लकीर का फ़कीर होने का जो अर्थ हो जाएगा परंपरा का अनुकरण करना। लकीर का फ़कीर होना। अंकुश रखना का जो अर्थ हो जाएगा बंधन रखना। अंकुश रखना यानी किसी पर जो है अंकुश हम रखते हैं तो वो एक प्रकार से हम किसी पर बंधन बना कर रखते हैं, तो बंधन रखना इसका अर्थ हो जाएगा। उसके बाद बात करें आगे। भारतीय संविधान में राज्य की उपभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? भारतीय संविधान में राज्य की उपभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? मैंने आपको बताया ही था, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो 8वीं अनुसूची रहेगी, भाषाओं से संबंधित जो है 8वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को आप पढ़ करके स्वयं प्रश्नों को कर सकते हो। देख लेते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रश्नों को और देखेंगे जो कि शिक्षण विधियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी में, तो उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। नागी ने ऐसी रूपरेखा का निर्माण किया जो विकलांगता को अन्य विशिष्ट पर भी संबंधित अवधारणाओं से अलग करता है, जो निम्नलिखित में से सभी है सिवाय एक के। यानी कि नागी ने एक ऐसी रूपरेखा का निर्माण किया है जो विकलांगता को अन्य 3 विशिष्ट फिर भी परस्पर संबंधित है, लेकिन जो तीसरी जो अवधारणा है जो उसको अलग करता है वो कौन सी है? वो है अवसाद। इसको आपको समझ लेना है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या आगे। मेट्रोनिमिक का क्या अर्थ है? तो आप बताइए। पैट्रिक का अर्थ होता है पिता के नाम का चलने वाला परिवार, और ये होता है मेट्रोनिमिक का मतलब होता है माता के नाम पर चल रहा परिवार का नाम। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 3। छात्र कार्य का उद्देश्य पूर्ण, संगठित, सुव्यवस्थित संग्रह को विशिष्ट क्षेत्रों में छात्र के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि की कहानी बताता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? पूरा का पूरा उसका पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है, उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक दुर्बलता का लक्षण है? तो इनमें से कौन सा हमारा वाक जो है दुर्बलता का लक्षण, वाक दुर्बलता का लक्षण है। मतलब ये पूछा हुआ है कि कौन सा वाक, बोलने का वाक होता है बोलना। तो इस आंसर अगर हमें वाक का अर्थ समझ आ जाता है तो आप आंसर को आसानी से समझ लेते हो। तो यहाँ पर सतत बोलने में कठिनाई, जो आसानी से, जो आराम से, जो बिल्कुल निरंतरता के साथ बोलने में जो कठिनाई होती है उसे ही हम कहते हैं वाक दुर्बलता। उसके बाद बात करें आगे। भाषा कक्षा में डैश का प्रयोग करने का अर्थ शिक्षणार्थियों के लिए यथार्थवादी उद्देश्य और लक्ष्य लेना क्या कहलाता है? तो ये रियलिटिया कहलाता है। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या हमारा 6। इनमें से कौन सा अधिगम का गेस्टाइल सिद्धांत नहीं है? अधिगम का गेस्टाइल
सिद्धांत नहीं है ये पूछा हुआ है, तो खेलने का नियम जो है अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत नहीं माना गया। और ये तीनों के तीनों जो है अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत है। निकटता का नियम, समानता का नियम और निरंतरता का नियम। उसके बाद आगे देख लेते हैं। शोध से पता चलता है कि छात्र की वर्तनी अक्षमता सीधा डैश से संबंधित होती है। तो जो छात्र की वर्तनी अक्षमता है जो सीधा उसके अध्ययन से निर्मित होती हैं। उसके बाद बात करें आगे, जहाँ वर्तमान और भविष्य दोनों में समान तत्व या घटक होते हैं, वहाँ सीखने से हस्तांतरण की कौन सी सुविधा होती है? तो ये एक सकारात्मक सुविधा होती है। जो भविष्य में दोनों समान तत्व या घटक होते हैं तो वे एक सकारात्मक जो स्थानांतरण की सुविधा मानी गई है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 9, भाषा लिखने के लिए कौन सी लिपि जिसमें ग्रेफेम यानी लिखित प्रतीक भाषा की महत्वपूर्ण बोली जाने वाली ध्वनि से मेल खाती है, वह क्या होता है? तो वो होती है एक स्वर्णिमी लिपि। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है भैया, इनमें से कौन सा साहित्य में नाटक का प्रकार नहीं है? तो जो हमने नाटक पढ़े थे उनमें हमने नाटकों के प्रकार में हमने देख लिया था मेलोड्रामा और यानी अति नाटक, त्रासदी और कॉमेडी। ये तीनों प्रकार के नाटक शामिल होते हैं साहित्य में, लेकिन जो है रोमांस के नाटक जो है साहित्य में शामिल नहीं किए गए। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी, रोमांस। इसी प्रकार से हमने टीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों को हमने कंप्लीट करते हुए आज की क्लास की है। तो इसी प्रकार से हम बीच बीच में पिछले सालों के टीजीटी के प्रश्न पत्र मिले हमें या पीजीटी के प्रश्न पत्र, तो सभी प्रश्न पत्रों को इसी तरह करते हुए धीरे धीरे हम अपनी टीटीटी टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। और भाई लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। मिलते हैं अगली क्लास में अपने बिल्कुल रेगुलरिटी और निरंतरता के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।